जीत टेस्ट सीरीज में आज आपका फिर स्वागत है। हम इसमें अग्निवीर की क्लास लेते हैं और अग्निवीर से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। ये आपका जो 22 तारीख को 22 अप्रैल है ना, इस अग्निवीर का पेपर होने वाला है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं और इसमें ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते हैं, बस इतना होता है कि भाई आप कितना पढ़े हो। चलिए जीएसजी की क्लास में आज हम पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए इसमें आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग से प्रश्न पूछा जाता है। आपके सिलेबस में है अग्निवीर में, उद्योग से कम एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग, जिसको हम टेक्सटाइल उद्योग भी कहते हैं। कपड़ा उद्योग या फिर इसे हम टेक्सटाइल उद्योग कहते हैं। कौन सा उद्योग? टेक्सटाइल उद्योग कहते हैं, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा ये उद्योग है। उत्तर प्रदेश, अगर हम कहें उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में भी कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। हथकरघा उद्योग भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा श्रमिक जो हैं पूरे भारत में किस उद्योग में लगे होते हैं? तो देखिए, श्रमिक की बात की जाए तो एक रेल विभाग है और एक टेक्सटाइल उद्योग है, जिसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। रेल विभाग और टेक्सटाइल उद्योग, ये दो ऐसे उद्योग हैं जहां पर सबसे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन है? आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन है? तो ये पूछा गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में देखा जाता है। मतलब ये है कि जब से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आए थे, मतलब ये एक अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री थे। मतलब इनको अर्थशास्त्र मतलब कैसे देश में कैसे विकास किया जाए, तो आर्थिक विषय में बहुत जानकार व्यक्ति थे। और इन्होंने अपने मतलब एक समय वित्त मंत्री भी थे, तो इसलिए इन्हें आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दान क्या किया जाता है? मतलब नेत्रदान जो होता है तो उसमें कौन सा भाग नेत्र का दान दिया जाता है? तो कार्निया होता है, कार्निया नेत्रदान में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी से हो या फिर रसायन विज्ञान से, कोई भी हो। तो मतलब पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पालिनोलॉजी। जैसे पूछा है सेल के अध्ययन को जैसे साइटोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, और पुष्प के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। तो इसी प्रकार से पराग कणों के अध्ययन को पालिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालिनोलॉजी कहते हैं। पालिन ग्राइन से है परागकण। परागकण जो होता है मेल का, मतलब पुष्प की बात कर रहे हैं हम, फूल में मेल भाग और फीमेल भाग होता है। जो मेल भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं, और फीमेल भाग जो होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। या फिर इंग्लिश में आप इसे कहें विज्ञान की भाषा में तो एंड्रोसियम कहते हैं मेल पार्ट को, और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं। तो जो एंड्रोसियम होता है उसमें एंथर होता है, एंथर, और एंथर से ही परागकण निकलते हैं, पालिन ग्राइन निकलते हैं, और वो जो पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो परागकण मेल मतलब पुष्प का मेल पार्ट होता है, इसमें केंद्रक होता है। जब तक ये फीमेल ओवरी तक नहीं पहुंचता है तब तक निषेचन नहीं होता है। तो परागकणों के अध्ययन को पालिनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुबई की मुद्रा क्या है? एक मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देशों की राजधानियां पूछ लेता है। तो दुबई की मुद्रा दिरहम है। दुबई की मुद्रा क्या है? दिरहम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ, इतिहास से प्रश्न है। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो खेल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देशों के राष्ट्रीय खेल पढ़ लीजिएगा।
तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का है। जैसे आपसे पूछा जाए कि मलेशिया का क्या है, तो बैडमिंटन है। इंडोनेशिया और मलेशिया का बैडमिंटन है। स्पेन का पूछा जाए, स्पेन का तो सांड युद्ध है या बुल फाइटिंग कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो खेल से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कालाजार बीमारी। कालाजार बीमारी किसकी वजह से फैलता है? तो एक मक्खी होती है जिसे बालू मक्खी कहते हैं या इसे सैंड फ्लाई कहते हैं। सैंड फ्लाई या बालू मक्खी एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है, कालाजार बीमारी फैलाता है। ये प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार एक प्रकार के होता है कि मतलब फोड़ा टाइप के इसमें इन्फेक्शन हो जाता है त्वचा में, तो कालाजार कहते हैं। तो ये बालू मक्खी की वजह से फैलता है। ये पूछा जाता है, ये इसका वाहक है, मतलब यही बीमारी उस प्रोटोजोआ को ले आती है। प्रोटोजोआ जो होता है वो लीशमानिया होता है। लीशमानिया से कालाजार होता है। और ट्रिपाइनोसोमा जो होता है उससे निद्रालु रोग होता है। और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जिससे मलेरिया होता है। और मलेरिया रोग का वाहक जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर है। और जो निद्रालु रोग जो अफ्रीका में देखा गया था तो वो होता है सीसी मक्खी से फैलता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। सीसी मक्खी एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है। बालू मक्खी भी ये बालू में मुख्य रूप से पाई जाती है। बालू, इसलिए इसे बालू मक्खी कहते हैं, सैंड फ्लाई। तो ये बीमारियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का बेटा था। तो इसका मकबरा जो है लाहौर में है। तो मकबरा आपको हम पढ़ाए हैं क्लास में। तो देखिए मुगल अकबर का मकबरा जो है आपका, तो ये आगरा में ही है। बाबर का मकबरा आगरा में था, सिकंदरा में, उसके बाद फिर काबुल में इसको दफनाया गया। इसी प्रकार से औरंगजेब का मकबरा जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। तो मकबरा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कोचीन ये केरल में है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को कहते हैं। एर्नाकुलम ये कोचीन केरल में है। कोचीन शिपयार्ड भी है जहाँ पर जहाज, पानी वाली जहाज की मरम्मत होती है। तो कोचीन शिपयार्ड, उसका जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है ये भी केरल में है। इसे जुड़वा नगर कहते हैं। जैसे यूपी में तो कभी पूछा जाए कि भाई वाराणसी के जुड़वा नगर किसे कहते हैं, तो गाजीपुर कहते हैं, या फिर वाराणसी की जुड़वा बहन भी कहते हैं गाजीपुर को। एक शहर और है दक्षिण भारत में, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये तेलंगाना में आते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद इसे भी जुड़वा नगर कहते हैं। तो इस प्रकार से कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को कहते हैं। अगला प्रश्न है वयस्क। वयस्क मतलब एडल्ट। वयस्क में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है। तो कशेरुकियों की संख्या वैसे बच्चों में देखा जाए तो 33 होती है, लेकिन जब हम वयस्क होते हैं तो कई हड्डियां जुड़ करके एक बन जाती हैं। तो इसलिए वयस्क में, एडल्ट मनुष्य में कशेरुकियों की संख्या 26 हो जाती है। हम क्लास में आपको पढ़ाए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे नासा। नासा किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है? जैसे भारत की आंतरिक एजेंसी है इसरो, तो उसी प्रकार से ये अमेरिका की आंतरिक एजेंसी है नासा। कहाँ की है? अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक एजेंसी। आंतरिक्ष एजेंसी का मतलब ये है यहीं से अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह जो है ना लॉन्च किए जाते हैं, या फिर उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं। अंतरिक्ष में आंतरिक स्टेशन जो है मतलब आयन मंडल के ऊपर बनाए जाते हैं। तो यहीं से इनका नियंत्रण किया जाता है। ये हेडक्वार्टर है नासा, ठीक है। और नासा ही जो है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक एजेंसी है नासा। भारत की तो सबसे बड़ी इसरो, भारत में एक ही है, अभी एक और बन रहा है। भारत में जो है इसरो है, तो इसी प्रकार नासा है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आंतरिक एजेंसी है, नासा है। और यही ग्रहों और उपग्रहों के विषय में अंतर करवाते हैं, या फिर कौन ग्रह की श्रेणी से हटाया जा सकता है, यही निर्णय लेते हैं आंतरिक एजेंसियां जो होती हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2006 में एक प्लेटो नामक ग्रह था, जिसके उपग्रह मतलब ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया था।
प्लेटो जिसे यम कहते हैं 2006 में, तो नासा ने ही ये मान्यता दी थी कि भाई ये ग्रह के इसके लक्षण नहीं है, ग्रह करेक्टर नहीं दर्शाता है, इसलिए इसे ग्रह न मान करके क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह कहा जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि यम जो है वो एट द प्रेजेंट टाइम जो है वो एक क्षुद्र ग्रह है, ग्रह नहीं है। तो ये नासा ही निश्चित किया था। अगला प्रश्न है श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला किसे कहते हैं? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाते हैं। मान लीजिए पूछा जाता है गोल्डन फाइबर क्या होता है? तो जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। व्हाइट फाइबर किसे कहते हैं? तो कपास को कहते हैं व्हाइट फाइबर। तो श्वेत कोयला किसे कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? अगर वनस्पति विज्ञान में हम आते हैं, ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? बांस को कहा जाता है, बैम्बू जो एक ग्रेमनी फैमिली का सदस्य होता है। तो श्वेत कोयला कहते हैं, जल विद्युत को कहते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम होगा 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1993 में। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में ही है। राष्ट्रीय मतलब देश लेवल में। मानवाधिकार का मतलब मानव के अधिकारों का ये संरक्षण करता है। ये एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अगला है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये नारा दिया गया था। और 5वीं देखिए आप जब पता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 से हुई है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई है? 1951 से। देश आजाद 47 में हुआ, तो 51 से पंचवर्षीय योजना लाई गई। 5 वर्ष की एक योजना बनाई जाती है। तो पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से लेकर के 78 तक ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो उसी दौरान ये कांग्रेस की सरकार थी, तो उसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और अगर पूछा जाए कौन प्रधानमंत्री, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसी समय ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किशन गंगा एक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। और ये श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, वहां पर बहती झेलम नदी। तो किशन गंगा नदी जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। तो नदियों से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा पूछा जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। बात समझ रहे हैं? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदियों में गोदावरी और नर्मदा का नाम आता है। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में मुख्य रूप से कौन सी है? नर्मदा है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका में बहती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। एक शहर है जो मिस्र का खार्तूम, ये नील नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई कौन प्रमुख शहर है जो किस नदी के तट पर है। तो हम आपको क्लास में पढ़ाए हैं, तो याद कर लीजिएगा कि कम से कम कौन सी नदी कौन सा शहर किस नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन बनते हैं, आपके सिलेबस में है। अगला प्रश्न है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर से प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस का मतलब इनर्ट गैस। नोबेल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। ये 6 प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें आर्गन है, रेडान है, जीनान है, क्रिप्टान है, नियान, हीलियम है। तो इस प्रकार से ये अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा वायुमंडल में जो है आर्गन पाई जाती है। तो आर्गन 0.93% ये वायुमंडल में पाई जाती है। वैसे वायुमंडल में गैसों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, ये लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। और CO2 की बात की जाए तो CO2 0.03% होती है। तो ये हम आपको क्लास में पढ़ाए हैं। तो आर्गन गैस अक्रिय गैस है, सबसे ज्यादा अक्रिय गैसों में आर्गन पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है
ये वाहन वाली जो बैटरी होती है, जैसे कार की बैटरी, तो इसमें कौन सा एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड बताएंगे आप। नेपाल की मुद्रा कौन सी है? नेपाल भारत का पड़ोसी है, उत्तर में हिमालय के गोद में बसा है। नेपाल में ही एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, हिमालय पर्वत वाली। तो नेपाल की मुद्रा है नेपाली मुद्रा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल और भूटान भारत के पड़ोस में दो ऐसे देश हैं जो भू आवेष्टित हैं। भू आवेष्टित का मतलब इनके पास स्वयं का समुद्री मार्ग नहीं है, उसे भू अवरुद्ध या लॉक लैंड कंट्री कहते हैं। लॉक लैंड कंट्री कहते हैं, मतलब वहां उनके पास स्वयं का समुद्री मार्ग ना हो, ऐसे देशों को लॉक लैंड कंट्री कहा जाता है। तो नेपाल भारत का ऐसा है। और भूटान, ये बफर देश भी आते हैं। बफर जोन का मतलब ये चीन और भारत से एक प्रकार का बीच में सुरक्षा का काम करते हैं। बफर देश कौन कौन से भारत के पड़ोसी में? तो आप बताएंगे एक नेपाल है, एक भूटान है, ये बफर कंट्री के रूप में काम करते हैं। बफर कंट्री का मतलब ये होता है कि चीन और भारत से सीधा आमने सामने टकराव न होने दे, बीच में रोकने का काम करते हैं। बफर देश इसलिए कहा जाता है। तो अगला है द व्हाइट टाइगर किताब, बुक से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो द व्हाइट टाइगर एक बुक है, द व्हाइट टाइगर, ये किताब अरविंद अडिग की है। अरविंद अडिग के लेखक हैं, इनकी रचना है द व्हाइट टाइगर। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लिया गया कि एग्जाम वॉरियर बुक इनकी है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की है एग्जाम वॉरियर किताब। जैसे कामायनी पूछ लिया गया, जयशंकर प्रसाद है। तो किताबें आपको पढ़ना है, हम क्लास में पढ़ाए हैं इसको, बाखूबी पढ़ लीजिएगा, एक किताब आना है। अगला है दूध को दही में बनाने के लिए कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो बैक्टीरिया कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। हम क्लास में आपको पढ़ाए हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो होते हैं, छोटे छोटे, मतलब इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य बैक्टीरिया, एक असत्य बैक्टीरिया। असत्य बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं और सत्य बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ये बैक्टीरिया रखे गए हैं, हम क्लास में पढ़ाए हैं। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टिक एसिड होता है दही में ना, तो लैक्टोबैसिलस की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, इसीलिए दही खट्टा होता है। अगला है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कि इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है, संस्थापक किसी राजवंश के कौन थे, तो ये पूछा जा सकता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आपको याद होना चाहिए मोहम्मद गौरी जो अफगान देश के रहने वाले थे, मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण किया था। ये 1175 ईस्वी में शायद मोहम्मद गौरी पहली बार यहाँ आक्रमण किया था। कई बार ट्राई किया और फिर उसके बाद ये सफल हुआ कि 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध 1191 में, 1192 में लगातार युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान को हराया दिल्ली गद्दी पाने के लिए। और ये मोहम्मद गौरी जो आए थे तो दिल्ली क्षेत्र में तबाही मचा दिया था, अपने धर्म प्रचार, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरी सेना ये है। तो इस प्रकार से कोई यहाँ पर शासन करने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी नहीं आया था, ये आया था अपना धर्म प्रचार के उद्देश्य से। तो दिल्ली में बहुत रक्तपात किया था। तो जब जाते समय इसके कुछ गुलाम थे, उसमें से सबसे मुख्य आप समझ लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश इसलिए है, तो गुलामों को साथ में लेकर आया था। 40 लगभग गुलाम थे इसके, 40 गुलामों में से कुतुबुद्दीन ऐबक को हेड बनाया और यहीं पर गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। फिर इसके बाद फिर इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश वगैरह, रजिया सुल्तान, इसमें बलवन, ये कई इसमें शासक हुए जो दिल्ली में शासन किए। अगला प्रश्न है प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ये जीव विज्ञान से प्रश्न है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और टूट फूट के लिए जिम्मेदार होता है, प्रोटीन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तो हर सेल के लिए जरूरी होता है प्रोटीन, हर सेल में पाया भी जाता है।
तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उसमें से एक राइबोसोम होता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गन होता है, सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन राइबोसोम होता है। पलाडे ने इसकी खोज की थी, एक वैज्ञानिक थे पलाडे, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। तो राइबोसोम ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। मतलब यह है कि सेल के अंदर राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे, सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो आज पटना है, बिहार की राजधानी, इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन एक राजा थे, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बाद में ये पटना बना, और पटना जो है वो शेरशाह सूरी ने मतलब बसाया। पटना को किसने बसाया? शेरशाह सूरी ने। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। तो इस प्रकार से पूछ लेता है, जैसे कलकत्ता के जाब चार नाक एक विदेशी थे, जाब चार नाक कलकत्ता की स्थापना किए थे। इस प्रकार भारत के बहुत से शहर हैं जिनके संस्थापक पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दिल्ली को अनंत पाल ने स्थापित किया था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है एमू एक बर्ड है। ये बर्ड होता है उड़नहीन है। बहुत से चिड़ियों के विषय में बताया, जैसे शुतुरमुर्ग है, उड़नहीन है, एमू है, कीवी है और पेंगुइन है, बर्फीला पक्षी जो ध्रुवों पर पाया जाता है। तो एमू एक बर्ड है जो उड़नहीन है, मतलब फ्लाइटलेस है, उड़ नहीं पाता है। तो ये कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय अगर जानवर की बात की जाए तो वहाँ कंगारू है ऑस्ट्रेलिया में। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं? मतलब किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं? तो आपको पता होगा -40 पर ये दोनों टेम्परेचर समान होते हैं। फ़ारेनहाइट की नंबरिंग देखा जाए तो ज्यादा होता है, सेल्सियस कम होता है। जैसे मानव शरीर की बात कर लीजिए, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इंटरनल टेम्परेचर जो है सेल्सियस में 37 होता है मानव शरीर का, और फ़ारेनहाइट में ये 58.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस मान पर दोनों समान होता है? तो -40 पर ये समान होता है। अगला प्रश्न है सीबीआई एक गुप्तचर संस्था होती है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली है। तो स्थापना हुई थी सीबीआई की 1963 में। याद रखेंगे सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। और अगला प्रश्न है नीति आयोग। वही नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये ऐसी संविधिक संस्थाएं हैं जो पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए ये बनाए गए थे। तो योजना आयोग का नया नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया 2015 में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो उपाध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। तो उपाध्यक्ष एट द प्रेजेंट टाइम सुमंत देरी हैं। याद रखेंगे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है इस समय? सुमंत देरी हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। पहले उपाध्यक्ष 2015 में जब नीति आयोग का गठन हुआ तो उस समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और एट द प्रेजेंट टाइम कौन है? सुमंत देरी। ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जल जन अभियान, ये अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है। जल जन अभियान ये कहाँ से शुरुआत हुआ? तो राजस्थान से। और ये 16 फरवरी 2023 को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये शुरू किया गया। कहाँ से? राजस्थान के। मतलब हर घर तक जल पहुंचाने की मुहिम के लिए कई योजनाएं लाई गई। इससे पहले एक योजना ये आई थी जल जीवन मिशन, हर घर तक नल पहुंचाने से संबंधित पानी की व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन आया है 15 अगस्त 2019 से। और इसका टारगेट भी था 2024 में हर घर तक जल को पहुंचाना नल के माध्यम से। तो उसी से जुड़ा हुआ ये भी है जल जन अभियान, हर व्यक्ति तक जल की पहुंच को बनाए रखने के लिए। तो ये कुछ करंट से अभियान जो है ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। तो ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है और पढ़ लीजिएगा और कुछ, क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है। तो इस प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। आप देखिए
चैनल में बना रहा करिए और लाइक करा करिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों से शेयर करिए। इससे होता क्या है, इससे ये होता है हमको लाभ केवल इतना होता है कि आपका हम रुझान देखते हैं तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको विश्वास दिलाते हैं वनडे एग्जाम से जुड़े हुए सभी प्रकार के जीएस सामान्य ज्ञान हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस चैनल में मिलेगा, छोटा छोटा वीडियो पढ़ाएंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ ये है कि हम जो पढ़ाते हैं तो इसमें ये आपका व्हाइट बोर्ड सीधा सामने दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, तो इसलिए कोशिश यही करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। और डिजिटल और व्हाइट बोर्ड में कोई अंतर विशेष नहीं होता है, बस आपका नज़रिया कैसा है देखने का, सोचने का आपका नज़रिया कैसा है ये मायने रखता है। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।